इससे पहले मैं आपको कोको कोला के बारे में कुछ भी बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ठंडा मतलब क्या होता है? अगर आपके दिमाग में कोको कोला आया है तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोको कोला की मार्केटिंग कितनी ज़बरदस्त है। आज कोको कोला कंपनी के पास 3500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। कोको कोला कंपनी 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है और हर रोज़ 1.9 बिलियन लोग कोको कोला को पीते हैं। आज कोको कोला दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड में से एक है, जिसके रेड एंड वाइट लोगों को दुनिया के 94% लोग पहचानते हैं और ये सब हो पाया है कोको कोला की मार्केटिंग की वजह से। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कोको कोला ने अपने आप को उस पूरी दुनिया में फेमस किया। इन सभी चीज़ों की शुरुआत साल 1886 में हुई थी, जब कर्नल जॉन पेम्बरटन सिविल वॉर में अपना खुद का कोका वाइन का वर्जन बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोला को अल्कोहल और कोकेन के साथ मिक्स कर दिया था। उसके बाद जॉन पेम्बरटन ने इसके कई सैंपल्स को अपने भतीजे के पास भेज दिया था ताकि उसका भतीजा लोकल फार्मेसीज की दुकान पर जाकर मार्केट रिसर्च कर सके। आपको बता दूं, ओरिजिनली कोका वाइन का आइडिया जॉन पेम्बरटन का नहीं था, बल्कि कोका वाइन को पर्शियन केमिस्ट एंजेलो मारियोनी ने बनाया था। और जब जॉन पेम्बरटन का भतीजा सैंपल्स को लेकर मार्केट में पहुंचा तो लोगों को जॉन पेम्बरटन का ये ड्रिंक बहुत पसंद आया। लोगों ने जॉन पेम्बरटन के ड्रिंक के एक गिलास के लिए 5 सेंट दिए और लोगों का फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा। जैसे ही ये बात जॉन पेम्बरटन को मालूम चली तो जॉन पेम्बरटन ने अपनी यूनिक रेसिपी को अटलांटा जॉर्जिया के मार्केट में उतारने का फैसला किया। और जब जॉन पेम्बरटन ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया तो उसे एज अ ब्रेन टॉनिक लॉन्च किया था। जॉन पेम्बरटन ने यह दावा किया था कि उसके इस ड्रिंक को पीने से लोगों की हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंडाइजेशन और एडिक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन जॉर्जिया में चल रहे कानून की वजह से जॉन पेम्बरटन को जल्द ही अपने ड्रिंक को नॉन अल्कोहलिक बनाना था। इसीलिए 1903 में कोक में से कोकेन को हटा दिया गया था। कोको कोला के नाम को और कोको कोला के ट्रेडमार्क के लोगो को जॉन पेम्बरटन के अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने खुद अपनी राइटिंग में डिज़ाइन किया था, जिसे आज तक बदला नहीं गया है, जो कि कोको कोला की एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। जल्द ही जॉन पेम्बरटन ने अपने फॉर्मूले को ASA जी कैंडलर को 1889 में बेच दिया था और कैंडलर ने ही जॉन पेम्बरटन के कोक वाइन के इस फॉर्मूले को सोडा ड्रिंक में बदल दिया था और यहीं से कोको कोला की रियल मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी। कैंडलर एक मार्केटर था, इसीलिए कैंडलर ने हजारों की संख्या में कोको कोला ग्लास, कूपन्स, कैलेंडर, क्लॉक्स और भी बहुत सी चीज़ों पर कोको कोला के ट्रेडमार्क को लगाकर लोगों में बंटवा दिया था। उसके बाद अटलांटा के बाहर कई सिरप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खोला गया था और 1895 में कैंडलर ने यह अनाउंस किया कि कोको कोला को US के हर एक स्टेट में पिया जा रहा है। जब तक कंपनी कैंडलर के हाथों में थी तब तक कोको कोला को सोडा फाउंडेशन की मदद से बेचा जाता था। लेकिन तभी दो इनोवेटिव माइंड्स बेंजामिन F थॉमस और जोसेफ B व्हाइटहेड ने कैंडलर से कोको कोला को बोतल में बेचने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स सिर्फ $1 में ले लिए थे। US में कोको कोला बहुत ही फेमस था, लेकिन क्योंकि अब कोको कोला को बोतल में बेचना था इसीलिए कई एड कैंपेन्स को चलाया गया, जैसे डिमांड द जेन्युइन, एक्सेप्ट नो सब्स्टिट्यूट्स। इन सभी एड कैंपेन से ब्रांड को बहुत ही फायदा पहुंचा था, लेकिन अभी भी ब्रांड को कुछ अलग करने की जरूरत थी। और तभी 1916 में कोको कोला की यूनिक बोतल को रूट ग्लास कंपनी ऑफ टेरे होटे इंडियाना ने डिज़ाइन किया था, जिसे आज तक बदला नहीं गया है। 1919 के आते आते कैंडलर ने कंपनी को रॉबर्ट वुडरफ को बेच दिया था और रॉबर्ट वुडरफ का ये सपना था कि वो कोको कोला को हर किसी के लिए हर वक्त हर जगह अवेलेबल करा सके। इसीलिए रॉबर्ट वुडरफ ने पूरी दुनिया में कोको कोला के बोटलिंग प्लांट्स को बनवाया। कोको कोला ने 1956 में इंडिया में एंट्री की। क्योंकि उस समय इंडिया के पास कोई भी फॉरेन एक्सचेंज एक्ट नहीं था, इसीलिए कोको कोला ने 100% इक्विटी पर बहुत ही ज़्यादा पैसा छापा था। लेकिन 1974 में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें जो भी कंपनी अपने सामान को इंडिया में बेचती थी उसे अपने इक्विटी स्टेक का 40% इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ता था। कोको कोला 40% फॉरेन इक्विटी को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अग्री हो गया था, लेकिन कोको कोला ने ये शर्त रखी थी कि वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में फुल पावर को होल्ड करेगा, जिसमें कोई भी लोकल पार्टिसिपेंट नहीं रहेगा। और ये डिमांड फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के अगेंस्ट थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने कोको कोला को इंस्ट्रक्शन दिए कि या तो वो एक नया प्लान बनाए या फिर वो भारत को छोड़ दे। और तभी 1976 में इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ सभी दूसरी पार्टीज ने मिलकर अपोजिशन में एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था जनता पार्टी। और 1977 में जनता पार्टी पावर में आ गई और जनता पार्टी ने कोको कोला कंपनी पर दबाव डाला कि या तो वो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट को मान ले या फिर वो भारत को छोड़ दे। और आखिर में कोको कोला ने इंडिया को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन की एक नई पॉलिसी को लेकर आए, जिससे कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। और इसी एक्ट का फायदा उठाते हुए कोको कोला 16 साल बाद 100% ऑन सब्सिडरी हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग के नाम से वापस आया। हालांकि गवर्नमेंट ने कोको कोला कंपनीज के साथ कई शर्तें रखी थी, जिसमें से एक शर्त ये थी कि हिंदुस्तान कोको कोला को 49% तक की शेयर होल्डिंग को इंडियन शेयर होल्डर्स के साथ डाइवेस्ट करना पड़ेगा।
कोका कोला ने गवर्नमेंट की सारी शर्तों को मान लिया था और इंडिया में कोका कोला के बिजनेस को फिर से शुरू किया था। लेकिन कोका कोला के लिए अपने बिजनेस को इंडिया में सेटअप करना आसान नहीं था, क्योंकि जब कोका कोला इंडिया में आया था तब इंडिया आज़ाद ही हुआ था और तब हमारे देश में किसानों की संख्या ज़्यादा थी और किसानों को कोका कोला जैसे ड्रिंक्स पसंद नहीं आते थे, बल्कि भारत देश के किसान गन्ने का जूस पीना ज़्यादा पसंद करते थे। और ऐसे में कोका कोला को अपने बिजनेस को इंडिया में फैलाने के लिए बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए कोका कोला ने इंडिया में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए सारे लोकल ब्रांड जैसे थम्स अप, लिम्का, माजा इन सभी को एक्वायर कर लिया था, जिसके कारण कोका कोला को इंडिया में अपनी पहुँच बनाने में काफ़ी मदद मिली थी। इतना ही नहीं, कोका कोला ने इंडिया में फेमस होने के लिए बहुत से एड कैंपेन्स भी चलाए थे और कोका कोला के एड कैंपेन्स एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से कोका कोला आज इंडिया में इतना फेमस है। तो चलिए एक एक करके उन सभी एड कैंपेन्स को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से कोका कोला इंडिया में इतना फेमस है। कोका कोला ने अपना पहला एड कैंपेन द कोका कोला 1998 कब चलाया? कोका कोला को 1977 में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की वजह से इंडियन मार्केट को छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन 16 साल बाद 1999 में कोका कोला इंडिया में वापस आया था। क्योंकि कोका कोला को इंडियन मार्केट में एंट्री करनी थी, इसीलिए कोका कोला को कुछ धमाकेदार करने की ज़रूरत थी। कोका कोला को यह बात पता थी कि इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए कोका कोला ने 1998 में सराज ट्री नेशनल क्रिकेट कप को स्पॉन्सर किया था, जिसे कोका कोला 1998 कप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, जिसे इंडिया ने जीता था। और ये इंडिया की नहीं बल्कि कोका कोला की जीत थी, क्योंकि इंडिया ने कोका कोला कप तब जीता था जब कोका कोला को इंडिया के मार्केट में एंट्री करनी थी। और कोका कोला का ये कैंपेन कोका कोला के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित रहा था। उसके बाद कोका कोला ने इंडियन मार्केट में घुसने के लिए दूसरे एड कैंपेन का इस्तेमाल किया था, जिसका नाम था जो चाहे हो जाए कोका कोला एंजॉय, जिसके लिए कोका कोला ने ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और आमिर खान को फीचर किया था। और कोका कोला इस एड कैंपेन की मदद से यूथ को टारगेट करना चाहता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये एड कैंपेन यूथ के बीच में बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद 2003 में कोका कोला ने अपने सबसे सक्सेसफुल एड कैंपेन को चलाया, जिसका इस्तेमाल कोका कोला आज भी करता है। वो था ठंडा मतलब कोका कोला। और इस एड को बनाया था भारत के सबसे सम्मानित एडवर्टाइजर प्रसून जोशी ने और इस एड के लिए आमिर खान को फीचर किया गया था। ठंडा मतलब कोका कोला, इस लाइन को बनाने के पीछे साइकोलॉजिकल रीजन था। इंडिया में ठंडा का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक, और जब भी इंडिया में किसी के घर पर कोई भी मेहमान आता है तो हम उससे कुछ ठंडा लेंगे या गर्म, यही पूछते हैं। प्रसून जोशी ने इसी बात को समझा और ठंडा मतलब कोका कोला इस लाइन को बनाया। इस लाइन की मदद से कोका कोला लोगों के दिमाग में ये डालना चाहता था कि जब भी कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडे की बात आए तो सबसे पहला नाम कोका कोला का ही आए, और कोका कोला इस काम को करने में कामयाब भी रहा था। इस एड कैंपेन का असर सिर्फ यूथ पर ही नहीं बल्कि मासेस पर भी हुआ था। कोका कोला के इस एड कैंपेन ने सभी बाउंड्रीज को हटाकर ये साबित कर दिया था कि कोका कोला सिर्फ यूथ के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। इसके बाद कोका कोला ने सबका ठंडा एक कैंपेन को लॉन्च किया था और इस कैंपेन को बनाने के पीछे कोका कोला का ये मकसद था कि कोका कोला को रिफ्रेशमेंट ड्रिंक से बढ़ाकर एक इमोशन बना दिया जाए और कोका कोला को एक यूनिवर्सल चॉइस के तौर पर देखा जाए जो लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सके। और कोका कोला का ये एड कैंपेन भी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद कोका कोला ने 2009 में ओपन हैप्पीनेस से एक नए एड कैंपेन को लॉन्च किया था। कोका कोला को पता था कि इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है और जब भी बात क्रिकेट की आती है तो इंडिया के लोग सारे कास्ट, एज, कम्युनिटी को भूलकर एक हो जाते हैं और इंडिया में क्रिकेट लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। इसीलिए कोका कोला चाहता था कि वो किसी तरह से क्रिकेट और कोका कोला को जोड़ दे और इसी काम को पूरा करने के लिए कोका कोला ने दोस्त नाम की एक एड फिल्म बनाई, जिसके लिए कोका कोला ने गौतम गंभीर को फीचर किया था। इस एड कैंपेन की मदद से कोका कोला कंपनी कोका कोला को क्रिकेट के साथ जोड़ना चाहती थी ताकि कोका कोला को एक यूनिवर्सल ब्रांड बनाया जा सके और इस काम को करने में कोका कोला सक्सेसफुल भी रहा। अपने क्रिकेट के इस कैंपेन को सक्सेसफुल देखते हुए कोका कोला ने दोबारा से क्रिकेट को टारगेट किया और क्रिकेट की खुशी के नाम का एक दूसरा एड कैंपेन लॉन्च किया, जिसके लिए कोका कोला ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को चुना और इस एड कैंपेन का मकसद भी कोका कोला को क्रिकेट के साथ जोड़ना ही था, जिसमें कोका कोला कामयाब भी रहा। इसके बाद कोका कोला ने ओपन हैप्पीनेस के एक नए एड कैंपेन को बनाया जिसमें इमरान खान और कल्कि को फीचर किया गया था। इस एड कैंपेन को बनाने का ये मकसद था कि कोका कोला यूथ के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहता था, जिसमें कोका कोला फिर से एक बार सक्सेसफुल रहा था। तो ये थे वो एड कैंपेन जिसकी वजह से कोका कोला सक्सेसफुल रहा था। कोका कोला ने अपनी जर्नी की शुरुआत एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर की थी, लेकिन कोका कोला कंपनी ने अपनी मार्केटिंग और अपने एड कैंपेन की मदद से कोका कोला को फ्रेंड्स, फैमिली, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, हैप्पीनेस, इन सभी चीज़ों से जोड़ दिया था ताकि वो हर एक कंज्यूमर के माइंड में अपनी जगह बना सके और उसके माइंड में ये डाल सके कि जब भी बात कोल्ड ड्रिंक की आए तो सबसे पहला नाम कोका कोला का ही आए। और कोका कोला एक यूनिवर्सल ब्रांड बनना चाहता था जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहा। तो अब तक हमने बात की कि कोका कोला ने कैसे अपनी शुरुआत की और कोका कोला ने कैसे अपने बिजनेस को इंडिया में फैलाया।
अब हम बात करते हैं कि कोका कोला ने वर्ल्ड वाइड फेमस होने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया था। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो कोका कोला ने इस्तेमाल की थी वो थी स्टार्ट विद यूनिक मार्केट टेस्टेड फार्मूला। जॉन पेम्बरटन हमेशा से ही कोक वाइन का अपना खुद का एक वर्जन बनाना चाहते थे जिसमें जॉन पेम्बरटन सक्सेसफुल भी रहे थे, लेकिन जैसे ही जॉन पेम्बरटन ने अपने यूनिक कोक वाइन को बनाया था तो सीधे उसे मार्केट में नहीं उतारा था, बल्कि उसके कई सैंपल्स को अपने भतीजे के साथ मार्केट में भेजा था ताकि वो लोगों के फीडबैक को जान सके। और जब जॉन पेम्बरटन को लोगों का अच्छा फीडबैक मिला तभी जॉन पेम्बरटन ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा था, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहिए, उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट जरूर करना चाहिए। आज के स्टार्टअप वर्ल्ड में ये कॉमन हो गया है कि हर एक टेक स्टार्टअप सबसे पहले फ्री सर्विस देते हैं, उसके बाद जब वो स्टार्टअप फेमस हो जाता है तो वो अपने प्राइजेस को बढ़ा देता है। कोका कोला ने भी कुछ ऐसा ही किया था। कोका कोला ने 70 सालों तक 1886 से 1959 तक कोका कोला ने अपने एक बोतल के प्राइस को 5 सेंट ही रखा था। उसके बाद जब कोका कोला फेमस हो गया था तब जाकर कोका कोला ने अपने प्राइजेस को बढ़ाया था, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए, उसके बाद हमें अपने प्राइसिंग को बढ़ाना चाहिए। जब कोका कोला कंपनी कैंडलर के हाथ में थी तब कैंडलर ने कोका कोला कंपनी की ज़बरदस्त मार्केटिंग की थी। कैंडलर ने कोका कोला के बहुत से कूपन्स को बंटवा दिए थे, जिसके वजह से लोगों ने कोका कोला कंपनी के बारे में बात करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कोका कोला की वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग होने लगी थी, जिसने कोका कोला को और भी फेमस कर दिया था। जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग हमारे प्रोडक्ट की वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग कर सकें। कोका कोला को पहले फाउंडेशन की मदद से बेचा जाता था, लेकिन 1899 में बेंजामिन एफ थॉमस और जोसेफ बी व्हाइटहेड ने कैंडलर को इस बात के लिए अप्रोच किया कि वो कोका कोला को बोतल में बेचने के राइट्स उन्हें दे दिए, जिसके लिए कैंडलर अग्री हो गया था और यहीं से कोका कोला की फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने बिजनेस के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल सके। तो ये था कोका कोला के बारे में कंप्लीट केस स्टडी। आई होप आपको मेरी ये केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारा इंतजार करते रहिए।